हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग फिर से मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ने के लिए एक साथ हैं। और आज का जो मेरा प्लान है वो ये है कि मैं आपको बताऊंगा कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से चार्जेज पर फोर्सेस लगाता है या टॉर्क्स लगाता है। तो हम लोगों ने पहले ही प्लान किया था कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक इफेक्ट को हम लोग 3 हिस्से में पढ़ेंगे। पहले हिस्से में हम लोग फील्ड के फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे, फील्ड किस तरह से बनाया जाता है, उसका वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली हैं, बाया-सेवार लॉ और सोलेनॉइड, टोरॉइड, एम्पियर्स लॉ वगैरह पढ़ा। अब हमें ये देखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये चार्जेज पर क्या फोर्स वगैरह लगाता है, चार्जेज पर कोई असर डालता है, क्या ये टॉर्क्स लगाता है, क्या लगाता है, किस प्रकार से काम करता है। तो आज का जो ये क्लास है हम लोग इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। एक छोटी सी बात मुझे आपको बतानी है कि कोई भी एक फील्ड जो होता है वो दूसरे फील्ड से इंटरेक्शन तभी करता है जब दोनों सेम हो। कहने का मतलब है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरेक्शन कर सकता है और एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्शन कर सकता है। ठीक उसी तरह से जब एक चार्ज आप लेते हैं तो इस चार्ज के पास कौन सा फील्ड होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और जब ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड रखता है तो जब ये चार्ज दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है तो इसके ऊपर फोर्स लगता है। चार्ज के पास जो फील्ड है तो दूसरे बाहरी उसी फील्ड में जाने पे ये फोर्स लगेगा। चार्ज को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे चुपचाप तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और बाहर आपने मैग्नेटिक फील्ड रखा है, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर ये चार्ज मूविंग हो, ध्यान दीजिएगा, अगर ये चार्ज मूविंग हो, चार्ज चल रहा हो, तब चार्ज का चलना इसका मतलब होता है करंट। तो चार्ज का चलने का मतलब हुआ करंट। तो करंट तो मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर कोई मूविंग चार्ज हो हमारे आसपास तो मूविंग चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है एंड मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तो मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड से भी उस पर असर पड़ेगा और मैग्नेटिक फील्ड से भी असर पड़ेगा। तो ऑब्वियसली दिस मूविंग चार्ज का ऊपर में मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट डालता है। सो हम लोग लिख सकते हैं ए मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइज फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। ध्यान दीजिएगा, हम लोग मूविंग चार्ज के ऊपर ही मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट देख सकते हैं, रुके हुए चार्ज के ऊपर में मैग्नेटिक फील्ड का असर नहीं होता। तो पहली बात हम लोगों ने सीखी, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा मूविंग चार्ज पे। यही टॉपिक लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जब ये फोर्स लगेगा तो कितना लगेगा? अब ध्यान दीजिए, फोर्स ऑन चार्ज, कैसा चार्ज भैया? मूविंग चार्ज, बाय किसके चलते? मैग्नेटिक फील्ड। तो ध्यान दीजिए, फोर्स लग रहा है तो पहले हम लोग फोर्स के मैग्नीट्यूड पे ध्यान दे दें। कुछ चीजें हम लोगों ने देखने में आई हैं कि अगर कोई चार्ज रुका हुआ है, वेलोसिटी 0 है, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। पहली बात, ठीक है भाई, ये तो हम समझ रहे हैं पहले से, क्योंकि मूविंग चार्ज होना चाहिए। हमने ये देखा कि अगर कोई चार्ज जिस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में है तो भी कोई असर नहीं पड़ेगा। और अगर इस चार्ज की वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो भी कोई असर नहीं पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि अगर चार्ज की वेलोसिटी 0 हो तो फोर्स नहीं लगता, अगर चार्ज की वेलोसिटी पैरेलल हो तो फोर्स नहीं लगता। हमने ये देखा कि अगर चार्ज की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो तो फोर्स बहुत लगता है। दैट मीन्स हमें कॉमन सेंस समझ में आ रहा है कि 0 डिग्री और 180 डिग्री होता है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, तो फोर्स 0 है और 90 डिग्री पे मैक्सिमम है। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि लगता है कि साइन फैक्टर यहां पर आ रहा है, इसलिए हम लोग साइन फैक्टर के बारे में बात करेंगे। तो हम कहेंगे कि फोर्स का मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन चार्ज, डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड, ये सभी चीजों पर डिपेंड करता है। एंड लास्ट में हम लोग एक फैक्टर देंगे साइन थीटा। इसलिए ओवरऑल हम कह सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, और वेक्टोरियली इसको आप लिख सकते हैं फोर्स इक्वल टू
क्यू भी क्रॉस बी। ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते समय ध्यान दीजिएगा, फोर्स इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी। अगर आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है तो आपको ये दोनों ही आईजेके में होना चाहिए, मतलब डायरेक्शन मालूम होना चाहिए। और अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड दिए हुए हैं तो आपको क्यू भी साइन थीटा यूज करना चाहिए। तो कुल मिला के हम लोगों ने इस जगह पर देखा कि अगर एक मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है जिसका फॉर्मूला होता है क्यू भी साइन थीटा। ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है और इसको आप क्यू भी लिख सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा ये फोर्स किस डायरेक्शन में है, ध्यान दीजिएगा, दिस फोर्स इज अलोंग, यहां साफ आपको मालूम भी चल रहा है किस तरफ है, भी क्रॉस बी। हम लोग इन दोनों ही पॉइंट्स पे गौर करेंगे, इस पे तो गौर करेंगे ही, हम लोग इस पर भी गौर करेंगे कि फोर्स किस डायरेक्शन में है, भी क्रॉस बी के डायरेक्शन में है। ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भी क्रॉस बी? भी क्रॉस बी का मतलब है भी और बी दोनों पे परपेंडिकुलर। ये तीसरा ही डायरेक्शन है, ना तो भी की ओर है ना ये बी की ओर है, ये दोनों साइड के दोनों के परपेंडिकुलर है। तो इस कंसेप्ट को हम लोग जरा सा एक प्रैक्टिस कर लें थोड़ा सा, ताकि फॉर्मूला याद हो जाए हमें और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इस चीज पे। तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड और मूविंग चार्ज के बीच का फोर्स होता है क्यू भी साइन थीटा। मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन है कि भाई इस इलाके में मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान दीजिएगा, इस इलाके में मैग्नेटिक फील्ड है, ये कुछ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है इस इलाके में। यहां पर एक 2 कूलम का चार्ज 10 मीटर पर सेकेंड से इंटर करता है 30 डिग्री पे। ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड है 4 टेस्ला। तो बताइए कि फोर्स कितना है? बहुत आसान सवाल। आप देख रहे हैं मैंने स्केलर्स दिए हुए हैं। 2 कूलम का चार्ज 10 मीटर पर सेकेंड से 30 डिग्री पे इंगेज कर रहा है, 4 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है। तो फोर्स क्या होगा? फोर्स का फॉर्मूला होगा क्यू भी साइन थीटा। क्यू कितना है? 2, भी कितना है? 10, बी कितना है? 4। अब साइन थीटा क्या करें? साइन थीटा किसके बीच का एंगल है? साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर की ओर है, ठीक से देख के बताइए। अक्सर स्टूडेंट 30 डिग्री लिख देते हैं, 30 डिग्री तो कुछ है ही नहीं। 30 डिग्री किसके बीच का एंगल है बताइए? कुछ नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, अंदर की ओर है, और ये जो चार्ज है ये बोर्ड पे चल रहा है, तो जाहिर है कि दोनों के बीच एंगल 90 हुई, तो साइन 90। इसलिए आपका आंसर होगा 40 या 80 न्यूटन का इस पे लगेगा। याद रखें, कुछ भी एंगल मत ले लीजिएगा, आपको बी और भी के बीच के एंगल लेने। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे चीजों को बना सकते हैं। तो हमने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया, और हाँ आगे आइए, ये फोर्स किधर की ओर है, किधर? तो उसका जवाब है कि ये क्यू, ये भी क्रॉस बी की ओर है। कोई कहेगा कि भाई किधर की ओर है? भी क्रॉस बी की ओर। कैसे पता कीजिएगा? चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं भी क्रॉस बी। एक तो वेक्टर जिन्होंने पढ़ा है वो भी क्रॉस बी को जानते हैं। भी की ओर जाइए, अपनी उंगलियों को भी की ओर ले जाइए, अचानक बी की ओर मोड़ दीजिए। तो भी की ओर ले जाइए, अचानक बी की ओर मोड़ दीजिए, अंगूठा देखिए किधर है, इधर की ओर है। सो फोर्स इधर की ओर होगा। क्लियर है? तो भी पे 4 अंगुलियां ले जाइए भी की ओर, और इनको अचानक बी की ओर मोड़ दीजिए, तो आपको अंगूठा बता देगा कि किधर की ओर है। ध्यान दीजिए कि इसको थोड़ा सा अगर हम लोग यूजर फ्रेंडली हम लोग कर दें इस डायरेक्शन वाले मामले को, तो हम लोग एक राइट हैंड मेथड पढ़ते हैं। राइट हैंड मेथड किस लिए है भाई? ध्यान दीजिएगा, एक राइट हैंड रूल है। राइट हैंड रूल ये है, इसको कहते हैं राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या बताता है कि अगर ये करंट हो तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। सीधी सी बात है, इसको आप स्क्रू रूल कह दें, चाहे जो मनावे सो कह दें, लेकिन ये राइट हैंड रूल है। और राइट हैंड मेथड क्या है? तो राइट हैंड मेथड मूविंग चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स बताता है। कैसे बताता है? गौर कीजिएगा। राइट हैंड मेथड कहता है ऐसे हाथ कर दीजिए, ऐसे आशीर्वाद की मुद्रा में ऐसे कर दीजिए, दाहिना हाथ। तो दाहिना हाथ कहता है, अगर आप इसको सीधा कर देंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये 4 अंगुलियां, ये हमेशा याद रखिएगा, पूरे फिजिक्स में 4 अंगुलियां फील्ड है। तो अगर फील्ड उधर हो और अंगूठा चार्ज का मोशन हो, पॉजिटिव चार्ज का, तो यह हथेली फोर्स होती है। सीधी सी बात है, आप क्लियर कर लीजिए। राइट हैंड पाम आप क्लियर कीजिए, राइट हैंड पाम को आप स्ट्रेट कर लीजिए,
राइट हैंड पाम को स्ट्रेट करने के बाद आप देख लीजिए, फिंगर्स अगर मैग्नेटिक फील्ड दिखाती हैं, थंब अगर आपको पॉजिटिव चार्ज का मोशन दिखाता है, पॉजिटिव चार्ज का मोशन दिखाता है, तो आपका जो पाम है वो पुश करेगा फोर्स की ओर। ये बहुत आसान है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब इसको चेक कर लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड, अंगूठा, वेलोसिटी, अब ये इधर की ओर पुश कर रहा है, तो इससे आप फोर्स का आप बता सकते हैं वैल्यू। और जो बच्चे भी क्रॉस बी का कंसेप्ट रखते हैं उनको यह हाथवात करने की भरतनाट्यम की कोई आवश्यकता नहीं है, वो भी क्रॉस बी से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो राइट हैंड मेथड यही है, राइट हैंड मेथड में आप फोर्स का डायरेक्शन निकालते हैं। आइए हम लोग जरा इन चीजों को एक बार और देख लें। मान लीजिए एक आपसे क्वेश्चन मैंने पूछा, एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, सिंपल सवाल, एक चार्ज इधर गया, जरा बताइए तो इस पर फोर्स किधर लगा? बहुत आसान, बी, इसको आप चार्ज की ओर घुमाइए, ये बी हो गया, ये भी हो गया, बाहर की ओर है, तो ये बॉडी जब चार्ज जाएगा ये यहां से बाहर की ओर निकल जाएगा, तो फोर्स आउटवर्ड है। इस तरह से आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करके आप फोर्स का डायरेक्शन बता सकते हैं। ये कोई बहुत विशेष बात नहीं है, मैंने देखा है स्टूडेंट्स इस पे स्ट्रगल करते रहते हैं, झूठ मूठ का कुछ भी नहीं है। हाथ सीधा रखिए, सारा कुछ पता चल जाएगा। बाएं हाथ से इस्तेमाल मत कर लीजिएगा, ये चारों फिंगर्स हैं, ये पॉजिटिव चार्ज का मोशन है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन चलेगा तब क्या करेंगे? मान लीजिए आपसे कोई पूछेगा कि नहीं इधर की ओर जो है इधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तब तो याद रखिएगा अगर निगेटिव चार्ज है तो सब कुछ वैसे ही कीजिएगा, परंतु अंत में आप उल्टा कर दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो आप सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लीजिए और इलेक्ट्रॉन के लिए आप ऐसे करके दिखाइए, आंसर अंदर आ रहा है, लेकिन चूंकि ये निगेटिव चार्ज है इसलिए आंसर बाहर देना है। तो निगेटिव का मतलब आपका रिजल्ट एक बार उल्टा आ जाएगा, बस, और कुछ इसमें बहुत बड़ी समस्या नहीं है। तो हम लोगों ने देखा कि F = QVB sin थीटा से हम लोग सवाल को बना सकते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं इन चीजों में कि भाई ये जो फॉर्मूला पढ़ा, फोर्स इक्वल टू QV क्रॉस B या F = QVB sin थीटा, इसको जो पढ़ा तो इसके बारे में और आप क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं? अब ध्यान दीजिए, इस जगह पे आइए, फोर्स QV क्रॉस B है, इसका मतलब कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू V है। ध्यान दीजिएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाती है वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि V क्रॉस B जो है वो V और B दोनों के परपेंडिकुलर है, तो ये जो फोर्स है वो V क्रॉस B के प्रोपोर्शनल है। तो फोर्स प्रोपोर्शनल कर रहा हूं, फोर्स परपेंडिकुलर टू V होगा, यानी एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू V होगा। गौर कीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। ये कैसे होगा? एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, मतलब जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है चार्ज उस डायरेक्शन में नहीं बल्कि उसके परपेंडिकुलर में एक्सेलरेशन है। इसका साफ मतलब है नंबर 1 कि 11th क्लास के आप कंसेप्ट जानते हैं कि अगर फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो तो काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलेगी। सो काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलेगी, जो भी काइनेटिक एनर्जी रहेगी उस चार्ज की वही रहेगी, यानी स्पीड में चेंज नहीं आएगा। और दूसरी चीज यहां पे ध्यान दीजिए, एक्सेलरेशन वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल अगर आप 11th क्लास को याद करें तो आपको याद आएगा कि अच्छा ये तो एक ही बार होता है, जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल हो तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। यानी कि अगर कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, अब जिस प्रकार का भी हो लेकिन वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। और एक अगली चीज यहां पे पता चली कि ये जो फोर्स है ये मैग्नेटिक फील्ड के भी प्रोपोर्शनल है। फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब और ये जो फोर्स है ये वेलोसिटी के भी ऊपर प्रोपोर्शनल है और ये मैग्नेटिक फील्ड के भी ऊपर प्रोपोर्शनल है। इसका साफ मतलब है कि ये जो वेलोसिटी गोल गोल घूम रही है इसमें मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस की ओर होगा, इसके अलावे और कोई उपाय नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब कोई गोल घूमने वाला प्रोसेस आएगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलेगी,
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा और मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उस गोला मोशन के एक्सिस की ओर होगा। आइए इस चीज को एक बार ठीक से समझ लीजिए। हम लोग यहां पे ध्यान दें कि इसमें जो हम लोग देख रहे हैं, पहला हमने टाइप ले लिया, पहला टाइप ले लिया व्हेन द चार्ज इंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान दीजिए, परपेंडिकुलरली। अगर चार्ज परपेंडिकुलरली इंटर करता है तो क्या होता है। चलिए ये रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड, आइए देख लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में ये चार्ज गया, Q भी ये अंदर गया। अब ध्यान दीजिएगा जरा सा, सबसे पहले जब जाता है तो किधर की ओर जाएगा सो पता कीजिए। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी ऐसे, क्लियर है, देख लीजिए ठीक से, वेलोसिटी इधर की ओर है तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैंने हाथ अंदर किए और चूंकि वेलोसिटी ऐसे दिख रही है इसलिए मैंने अंगूठा ऐसे किया, तो पाम इधर की ओर है, इसका मतलब ये बॉडी इधर घूमेगी, तो ये बॉडी मान लीजिए ऐसे घूम गई। जब एक बार ये ऐसे घूम गई तब अब आपका नया हाथ ऐसे बनेगा पर मैग्नेटिक फील्ड और अंगूठा इधर दिखाएगा, तब तो फोर्स नीचे दिख रहा है, और इसका मतलब ये तुरंत इधर की ओर घूमेगा। और जब एक बार ऐसे नीचे की ओर वेलोसिटी हो गई तो आप जब हाथ को ऐसे करेंगे तो पाएंगे कि अरे ये तो उधर जाने की टेंडेंसी है, इसका मतलब है ये देखिए गोल घूमना शुरू कर देगा इस जगह पे, इस तरह से ये गोल गोल घूमेगा चार्ज। और ठीक से देख लीजिए इस गोले पाथ का एक्सिस किधर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड की ओर है, तो या तो इधर से घूमेगा नहीं तो इधर से घूमेगा, लेकिन गोल घूमेगा जरूर। और याद रखिएगा गोल क्यों घूमेगा, क्योंकि फोर्स जो है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस बन जाएगी और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होने की वजह से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। तो हम लोगों ने यह समझा कि अगर कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पे इंटर करता है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रिजल्ट होता है। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रिजल्ट होता है, और कैसे होता है डायरेक्शन भी हम लोग क्लियर कर लें। और ध्यान दीजिएगा इस जगह पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आप तो जानते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होने के लिए एक फोर्स अंदर की ओर होनी चाहिए, सेंटर की ओर। वो कौन सी फोर्स है बताइए। एक ही फोर्स चार्ज पे लग रही है, वो है Q V B साइन थीटा, एक ही तो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स। और ये फोर्स चूंकि ये गोल घूम रहा है वेलोसिटी v से, इसलिए आप लिख सकते हैं कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स यही प्रोवाइड करेगी। ध्यान दीजिए, नेट फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, तो एक ही फोर्स है, सो दिस इज द नेट फोर्स इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। यहां पे साइन थीटा तो नहीं होगा क्योंकि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, आप ठीक से देख लीजिए। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेलोसिटी है, सो इट्स 90 डिग्री। यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं फिर से, ये मैग्नेटिक फील्ड है और यहां पे नीचे एंगल 90 डिग्री। तो क्यू भी बी इक्वल टू एम भी स्क्वायर बाई आर, अगर आप इसको तोड़ेंगे तो भी आर का फॉर्मूला आएगा एम भी बाई क्यू बी। ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट, रेडियस का फॉर्मूला आता है एम भी बाई क्यू बी, सबसे ज्यादा यहीं पे टारगेट होता है। तो जब कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज नॉर्मली जाएगा, परपेंडिकुलरली जाएगा, तो गोल घूमेगा और रेडियस होगी एम भी बाई क्यू बी। एम भी को आप मोमेंटम लिख सकते हैं, P बाई क्यू बी। मोमेंटम को आप लिख सकते हैं 2 इंटू एम इंटू के ई का रूट बाई क्यू बी। ये तीनों फॉर्मूले बेहद इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान दीजिएगा, अलग अलग टाइम पे तीनों काम आएंगे। तो रेडियस का फॉर्मूला होगा 2m के ई बाई क्यू बी, या P बाई क्यू बी, या एम भी बाई क्यू बी। अब ध्यान दीजिए, जब रेडियस आपको मिल गया, गोल गोल घूमने का रेडियस पता चल गया, तो टाइम पीरियड क्या होगा इसके गोल घूमने का? टाइम पीरियड होगा पेरीमीटर 2 पाई आर बाई वेलोसिटी। वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, स्पीड तो बदल ही नहीं रही है, सब जगह भी ही रहेगा, स्पीड में कोई चेंज नहीं है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो 2 पाई आर बाई भी और आर के बदले आप भर दीजिए एम भी बाई क्यू बी, तो आप देखेंगे कि आएगा 2 पाई एम बाई क्यू बी। टाइम पीरियड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान दीजिए, टाइम पीरियड रेडियस पर डिपेंड नहीं है, ये बड़े पाथ पे चले चाहे छोटे पाथ पे चले,
टाइम पीरियड इस पाथ के लेंथ पे डिपेंड नहीं है, नहीं टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड है। असल में रेडियस बढ़ती है तो वेलोसिटी भी बढ़ जाती है, इसलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इसलिए ध्यान दीजिएगा टाइम पीरियड सीधा सीधा 2πm/qb है। और अगर कोई कहे कि फ्रीक्वेंसी क्या है तो इसका उल्टा है, qb/2πm है। ये दोनों चीजें ओरिजिनल चार्ज की प्रॉपर्टी हैं, चार्ज, मास और मैग्नेटिक फील्ड, ये बहुत ओरिजिनल चीज है। आप इस पर ध्यान दीजिएगा, टाइम और फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी और रेडियस पर डिपेंड नहीं है। और इसके साथ साथ एक और भी चीज आती है, उसको कहते हैं हम एंगुलर वेलोसिटी या ओमेगा। तो ओमेगा जब आता है तो उसका फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं 2π/t होता है। तो 2π जब t करेंगे तो आएगा qb/m। इसलिए इन तीनों फॉर्मूलों को रट लीजिएगा, t का वैल्यू इतना, f का वैल्यू इतना, ओमेगा का वैल्यू qb/m। इस जगह पर मैंने आपको पहले कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रेडियस, इसलिए यहां पर क्वेश्चन आते हैं। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन बनाएंगे और क्वेश्चन को बना के अपने को चेक करेंगे कि हम लोग किस जगह पर हैं। चलिए इसको रख दिया हमने। क्वेश्चन है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है एक इलाके में, आप देख सकते हैं यहां पर मैंने लिखा है, इसके अंदर एक ही तरीके से एक प्रोटॉन, एक ड्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन इंटर करते हैं। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या कहा, एक प्रोटॉन, एक ड्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन इंटर इन मैग्नेटिक फील्ड। इंटर नॉर्मली इन मैग्नेटिक फील्ड, तीनों मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियाई, उनका जो गोल चक्कर होगा उसका रेशियो बताइए, रेडियस का रेशियो बताइए। इफ दे हैव, अगर उनके पास हो, नंबर 1, अगर उनके पास हो नंबर 1 सेम वेलोसिटी, अगर उनकी वेलोसिटी सेम हो, नंबर 2 अगर उनका मोमेंटम सेम हो, नंबर 3 उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम हो। ये तीनों परिस्थितियों में उनके जो गोल पाथ है उनके रेडियस का रेशियो बताइए। कई बार आ चुका है बोर्ड्स में, कई बार आ चुका है नीट में, और इस पे कई बार आ चुका है, इसलिए ये सवाल बार बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हर स्टूडेंट के साथ उसको ये कंसेप्ट आना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करें कि सेम वेलोसिटी वाला मामला क्या है। पहले तो इनको जरा चेक कर लें हम लोग। प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ये है क्या चीज भाई? तो प्रोटॉन जो होता है वो एक, उसका मास और 1 AMU होता है और चार्ज भी 1 AMU होता है। ध्यान दीजिए, मास 1 AMU, ओके यहां पे लिख देता हूं मैं। प्रोटॉन, उसका मास है 1 AMU और इसका जो चार्ज है वो 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, आपको मालूम है। उसी तरह से मैं क्वेश्चन कर रहा हूं कि ड्यूट्रॉन क्या होता है। तो ड्यूट्रॉन भैया एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का इंगेजमेंट है, गठबंधन। एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है उसमें, तो जाहिर है कि मास हो गया 2 AMU और चार्ज तो प्रोटॉन का ही जितना रहा, क्योंकि न्यूट्रॉन में तो चार्ज होता नहीं। और रही बात इन प्यारे इलेक्ट्रॉन की, तो इसका मास तो बेहद कम है, वो करीब करीब प्रोटॉन से 1836 गुना कम है मास, और इलेक्ट्रॉन का -e चार्ज है। तो ये तीनों हम लोगों ने पहले लिख लिया। अब हम लोग आगे बात करें कि अब कैसे आगे बढ़ेंगे। तो सेम वेलोसिटी है सबकी, ध्यान दीजिएगा सेम वेलोसिटी है। तो कौन सा फॉर्मूला रेडियस का है जो आपको सेम वेलोसिटी के बारे में बताता है? ठीक से देखिए, ये फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं ना, mv/qb। तो चार्ज जो है और मैग्नेटिक फील्ड सबका सेम है, तो इसको हटा दीजिए। तो क्या आप कह सकेंगे कि R1 रेशियो R2 रेशियो R3, मास सबका डिफरेंट है, वेलोसिटी मैंने कह ही दिया कि सबका सेम है, तो सिर्फ m/q पे ही डिपेंड किया ना। सो आप कह सकते हैं m1/q1 रेशियो m2/q2 रेशियो m3/q3 होगा पहले केस में, क्योंकि देखिए b तो सबके लिए सेम है और भी आपने अभी अभी सेम कहा। अब इसको चेक कर दीजिए, m1 1 बाई चार्ज
E रेशियो M2, 2 बाई चार्ज E रेशियो M3, तो 1 बाई 1836 E माइनस E। आप इसको चेक करके देख लीजिए कि कितना जाता है। तो आप देख सकते हैं कि 1 बाई E, 2 बाई E, सबको E से अगर गुणा कीजिएगा तो रेशियो आएगा 1, 2 एंड 1 बाई 1836। ये माइनस क्या है? माइनस चार्ज की वजह से आया है, ये इलेक्ट्रॉन उल्टा साइड से घूमेगा, दैट्स ऑल। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कैसे रेशियो आप निकाल सकते हैं। तो सबसे बड़ा रेडियस किसका होगा? सबसे बड़ा रेडियस न्यूट्रॉन का होगा, यहां पे साफ हमको नजर आ रहा है, ठीक है। उसी तरह से अब हम लोग मान लीजिए कि सेम मोमेंटम वाले सवाल पे गौर करते हैं। सेम मोमेंटम की जब बात आएगी तो कौन सा आर का फॉर्मूला यूज करेंगे? आर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ना, P बाई क्यू बी, दूसरा वाला फॉर्मूला। आप कह रहे थे B सेम है, आप कह रहे हैं P सेम है, दोनों सेम है, तब R किस पे डिपेंड कर गया? सिर्फ Q पे। इसका मतलब साफ है कि R1 रेशियो R2 रेशियो R3 होगा 1 बाई Q1 रेशियो 1 बाई Q2 रेशियो 1 बाई Q3। अब आप तीनों का जानते हैं चार्ज, ये 1 बाई E होगा, ये 1 बाई E होगा और ये 1 बाई माइनस E होगा। तो आप देख सकते हैं रेडियस सबका 1 1 1 है, एक -1 है क्योंकि वो उल्टा घूम रहा है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, रेडियस तीनों की सेम ही आ रही है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं सेम मोमेंटम से चलें तीनों, तो तीनों की रेडियस हमको सेम दिख रही है। उसी तरह से अगर मान लीजिए अगला क्वेश्चन हम लोग इसको उठा लें, ये सेम मोमेंटम वाला केस था। अब आप समझ भी गए होंगे कि कैसे टैकल करना है। अगर सेम काइनेटिक एनर्जी पूछा जाए कि अगर इन तीनों पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सेम है, तब क्या करेंगे? तो आर का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था ना, 2mke बाई mv बाई क्यूबी। देखिए ठीक से क्या क्या चीजें सेम है, B सेम है, ke सेम है, सब में 2 सेम है, तो R1 रेशियो R2 रेशियो R3 हुआ रूट m बाई Q1 रेशियो रूट m2 बाई Q2 रेशियो रूट m3 बाई Q3। और आप तीनों को देख लीजिए, तीनों के वैल्यू को भर दीजिए। m का वैल्यू है 1 AMU बाई E, 2 AMU बाई E, फिर 1 बाई 1836 AMU बाई E, इसको भरेंगे, जो भी रेशियो आएगा आप आंसर दे दीजिएगा। तो ये जो मेथड है इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि जब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर घुसे तो भिन्न भिन्न कंडीशन के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के हमें रेडियस के फॉर्मूले आते हैं। तो ये R इक्वल टू mv बाई क्यूबी वाला मामला सलट गया। गोल घूमता है, ये भी बात हम लोगों ने सीखी। कभी कभी ऐसा भी होता है, आज हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे हैं कि चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या असर डालता है। कभी कभी क्या होता है कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड पे ध्यान दीजिए, ये मैग्नेटिक फील्ड है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो चार्ज जाता है उसके अंदर, तो जब गोल घूमने का प्रोसेस आता है, अब ध्यान दीजिएगा, एक चार्ज को हमने इस वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड में भेजा, मैग्नेटिक फील्ड B है, डिस्टेंस D है। बहुत पॉपुलर सवाल है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डेविएशन, डेविएशन कितना होगा? डेविएशन का मतलब है कि ये भी गोल घूमेगा ना, तो घूमने से डेविएशन होता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि डेविएशन कितना होगा इसका, इफ नंबर 1 D का वैल्यू हो mv बाई क्यूबी से कम, आधा हो। अगर D का वैल्यू हो 2 mv बाई क्यूबी, तब क्या होगा? और D अगर करीब करीब mv बाई क्यूबी के बराबर हो, तब क्या होगा? इसमें डरने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि रेडियस ऑफ द पाथ mv बाई क्यूबी होने जा रहा, क्योंकि जा रहा है इसमें। अगर ये D, पहला क्वेश्चन, अगर ये D रेडियस का आधा हो, मतलब जब ये जा रहा है तो गोल घूमेगा, तो ध्यान दीजिए कि जब ये यहां पे मान लीजिए, जब ये जा रहा है ना, तो इस जगह पे मान लीजिए सेंटर है O, तो ये कितना है? mv बाई क्यूबी। लेकिन ये कितना है? mv बाई 2 क्यूबी। इसलिए यहां पे जाके और वो बाहर निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा।
ये रेडियस mv बाई 2qb है, mv बाई qb रेडियस है, इसका पाथ का रेडियस है, लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये कम है, वो ए भी mv बाई qb है, लेकिन ये जो आधा ही है, दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि दिस इज योर mv बाई 2qb ओनली, यानी मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं पूरा। उसको इस पूरे फील्ड का कम से कम विड्थ होना चाहिए था mv बाई qb, लेकिन आपने तो mv बाई 2qb पे ही खत्म कर दिया मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां से चार्ज अभी इतना ही घूमा है, तब तक उसको बाहर निकलना पड़ेगा। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने का डेविएशन होगा। कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान दीजिए। अब ये तो कॉमन सेंस की बात है, आप देख लीजिए, ये mv बाई qb है, ये mv बाई 2qb है, तो इसमें सोचने की क्या जरूरत है कि ये 30 डिग्री हो जाएगा। ये r है, ये d है, तो साइन थीटा जो होगा वो होगा साइन थीटा बराबर d बाई आर, और वही साइन थीटा आपको यहां पे दिखेगा, वही साइन थीटा। क्योंकि अगर ये 30 है तो ये आपका 30 नहीं होगा, 60 होगा, तो ये आपका फिर से 30 होगा, तो ये आपका 60 होगा, तो फिर ये 30 होगा, यानी वही थीटा मिलेगी। तो याद रखिएगा, थीटा बराबर साइन इनवर्स d बाई आर डेविएशन होगा पार्टिकल में, अगर पार्टिकल को पूरा घूमने का मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिला तो। इस केस में आंसर क्या लिखेंगे आप, 30 डिग्री डेविएट कर जाएगा। इस वाले केस में बताइए तो, जब d का वैल्यू 2mv बाई qb हो, यानी कि आपने बहुत ज्यादा स्पेस दिया हुआ है घूमने के लिए। इस दूसरे वाले केस में देखिए, दूसरे वाले केस में कहता है कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड में गया अंदर, ध्यान दीजिए, तो ये d का वैल्यू है 2mv बाई qb, और ध्यान दीजिए जब ये अंदर जा रहा है तो उसका रेडियस mv बाई qb ही होगा। तो जब रेडियस mv बाई qb है और ये डिस्टेंस 2mv बाई qb है, तो जाहिर है कि ये पूरा स्पेस लेगा, घूमेगा। ये जो रेडियस है इसके मुकाबले ये डबल दिया हुआ है, इसलिए आराम से ये इसमें जाएगा अंदर की ओर और ठीक वापस निकल जाएगा। इसलिए कितने का डेविएशन होगा इसमें, 180 डिग्री का, क्योंकि उसको पूरा स्पेस है, जाएगा और आधी साइकिल लेके आ जाएगा। अगर कोई आपसे पूछे कि भैया जरा टाइम बताना कितना टाइम लगेगा, तो आधा रोटेशन लगाए, आधा रोटेशन में टाइम लग गया आपको पाई m बाई qb। उस पुराने वाले केस में कितना टाइम लगता, पुराने वाले केस में भी कोई दिक्कत नहीं है, 30 डिग्री था ना वो एंगल। जब 30 डिग्री है, अब सोचिए कि पूरा 360 डिग्री के लिए टाइम है 2 पाई m बाई qb, तो 30 डिग्री के लिए कितना टाइम होगा, तो 2 पाई m बाई qb में 12 से भाग लगा दीजिएगा। उसी तरह से आप यूनिटरी मेथड से निकाल दीजिएगा कि पूरा 2 पाई रेडियन के लिए टाइम होता है 2 पाई m बाई qb, तो थीटा डिग्री के लिए, थीटा रेडियन के लिए कितना टाइम लगेगा। बहुत आसान है। अच्छा, इस केस में क्या होगा, तो d बराबर mv बाई qb है, मतलब ये d जो है एग्जैक्टली रेडियस के ही बराबर है, तो जाहिर है कि वो ऐसे करेगा और वो वहां पे जस्ट बाहर निकलने की कोशिश करेगा, एकदम बाउंड्री पे जाके वो आधे पे आएगा। इसलिए इस हालत में 90 डिग्री का इसका डेविएशन होगा, और इसमें टाइम कितना लगेगा, तो भाई ये तो 1/4 रोटेशन नहीं हो पाया ना, इसलिए आएगा पाई m बाई 2qb। कहने का मतलब है कि इतना कोई विशेष चीज नहीं है जहां पे आप लॉजिक अपना नहीं लगा सकते हैं। गोल घूमेगा, गोल घूमने का पाथ है, उसका रेडियस आपको बता दिया है mv बाई qb है। अब देख लीजिए कितना स्पेस अवेलेबल है, कितने डिग्री पे घूम रहे हैं, सर्कुलर पाथ होगा, बस फील्ड के अंदर सर्कुलर पाथ होगा। जितना चीजों को बनाएंगे उतना ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। ध्यान दीजिए, अभी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट पढ़ रहे हैं। दूसरी चीज ये, मान लीजिए एक और क्वेश्चन हम लोग यहां पे लेते हैं कि भाई एक चार्ज जो है, ए चार्ज इंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू 2i प्लस 3j टेस्ला, मान लीजिए ये अपना मैग्नेटिक फील्ड है, एंड इट्स एक्सेलरेशन इज xi प्लस 2j। हाँ, एक्सेलरेशन इज xi प्लस 2j, फाइंड x। ये क्या बात हुई कि कुछ बताया ही नहीं, आपको उसके ज्यादा की जरूरत भी नहीं है। मैंने आपको बताया कि जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो उस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है, वो जो फोर्स होता है वो परपेंडिकुलर टू होता है मैग्नेटिक फील्ड के, यानी एक्सेलरेशन भी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये और ये जरूर परपेंडिकुलर होंगे निश्चित रूप से, इसीलिए a डॉट बी
जरूर 0 होगा, इसमें कोई शक नहीं है। a डॉट बी होगा 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी x बराबर -6/2 यानी -3 आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कौन सा भारी चीज था, कुछ भी नहीं था। आइए अब हम आगे बढ़ें जरा सा और हम लोग एक और सवाल देखें। वो थोड़ा सा एनालिटिकल है, मैं चाहता हूं कि आप उस पर थोड़ा सा दिमाग लगाएं, बहुत भारी चीज नहीं है, गौर कीजिएगा। हाउ टू राइट एक्सप्रेशंस, हाउ टू राइट एक्सप्रेशंस कैसे लिखेंगे आप। मान लीजिए कि यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड है इधर की ओर लगा हुआ, ध्यान दीजिएगा, बहुत दिक्कत की बात नहीं है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस पूरे में मैग्नेटिक फील्ड है। आप देख सकते हैं ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए ये है बी नॉट के डायरेक्शन में, अंदर की ओर है। एक चार्ज यहां पर इंटर करता है, यहां पर इंटर करता है, ओरिजिन पे इंटर करता है, क्यू, इसकी वेलोसिटी है v नॉट आई और इसका मास m है। अब बताइए क्या करेगा ये। तो आप देख रहे हैं, इसको हटा देते हैं यहां से। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड का इलाका है और ये चार्ज अंदर गया, ओरिजिन पे घुसा, v नॉट आई की वेलोसिटी से गया उधर की ओर i डायरेक्शन में, तो बताइए कि सबसे पहले बताइए क्या होगा। सबसे पहले ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, देख लीजिए, और ये रही वेलोसिटी, उधर घुमा दीजिए, ये इधर ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है। अच्छा, इसका मतलब है ये ऊपर भागेगा, ध्यान दीजिएगा। बाद में क्या करेगा वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन अभी ऊपर भागेगा। और ये भी जान लीजिए कि इसकी स्पीड v नॉट ही होगी। कुछ बातें ध्यान दीजिएगा। अब v नॉट एक टेढ़ा सा v नॉट है। मान लीजिए एट ए पर्टिकुलर मोमेंट आपसे पूछा गया है कि एट ए पर्टिकुलर मोमेंट एट ए टाइम t फाइंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड पोजीशन। ध्यान दीजिएगा। एक तो एट एनी टाइम t इसकी वेलोसिटी v नॉट स्पीड ही रह जाएगी। अब v नॉट है तो ध्यान दीजिए कि उसमें भाई थीटा है, तो ये v नॉट कॉस थीटा एंड v नॉट साइन थीटा दो हिस्से में होंगे। एक दो चीजें ध्यान दीजिएगा। जो वेलोसिटी होगी वो कभी भी b के डायरेक्शन में नहीं होगी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो एक्सिस बन जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड की ओर वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट नहीं होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के में है, तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट i में जाएगा, एक j में जाएगा, बहुत से बहुत वही होगा। इसलिए आप लिख सकते हैं कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा v नॉट कॉस थीटा i प्लस v नॉट साइन थीटा j। ध्यान दीजिएगा, थीटा क्या है भाई, थीटा क्या है, थीटा क्या आप 11th क्लास के कंसेप्ट से नहीं जानते कि थीटा का वैल्यू ओमेगा टी होगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम होता है थीटा बदलता जाता है। सो थीटा का वैल्यू लिखना है ओमेगा टी, तो आप लिख सकते हैं v का वैल्यू v नॉट कॉस ओमेगा टी आई प्लस v नॉट साइन ओमेगा टी जे। ओमेगा का वैल्यू क्या है, मैंने आपको बताया था कि जब गोल घूमता है तो ओमेगा का वैल्यू होता है क्यू बी बाई एम। इसलिए आप लिख सकते हैं v का फॉर्मूला v नॉट कॉस ओमेगा टी, ओमेगा के बदले आप लिख दीजिए क्यू बी बाई एम इंटू टी आई प्लस v नॉट साइन क्यू बी बाई एम टी इन द जे। ये आपका वेलोसिटी का एक्सप्रेशन रहा, आंसर वेलोसिटी एट ए टाइम t। इसमें टाइम पुट कर दीजिए, आपको v मिल जाएगा, कितना i कितना j। और जब भी उनको स्क्वायर करेंगे तो आपको v नॉट ही मिलेगा, v नॉट का स्क्वायर मिल जाएगा। स्क्वायर करके रूट करेंगे तो आपको v नॉट मिलेगा, स्पीड वही है। कोई बोलेगा एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन के बारे में तो बच्चा भी जानता है कि dv बाई dt कर देना पड़ेगा आपको। dv बाई dt करेंगे तो कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन होगा, और ये आगे भी आएगा तो आएगा माइनस v नॉट क्यू बी बाई एम साइन क्यू बी बाई एम टी आई। ठीक से देखिए, ये पार्ट आगे आके गुना होगा साइन क्यू बी बाई एम टी आई, प्लस फिर से ये पार्ट इधर आके गुना होगा क्यू बी बाई एम वी नॉट कॉस क्यू बी बाई एम टी जे। एक्सेलरेशन के भी दो कंपोनेंट होंगे, ये और ये और ये आई और जे में। कभी भी चेक करेंगे आप
तो आप पाएंगे कि इसके और इसके बीच 90 का एंगल है। जब भी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आप पाएंगे कि ये सब कट के 0 हो जाता है। बहुत आसान। अच्छा, अब अगली चीज क्या कर रहा है, पोजीशन। पोजीशन कैसे निकलेगा, तो आप जानते हैं कि dr, r का वैल्यू होता है v dt का इंटीग्रेशन। आप जानते हैं ना, v dt का इंटीग्रेशन। तो v dt का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको सिर्फ यहां लिमिट पुट करनी होगी। गौर कीजिएगा, एक बार मैं पुट करके दिखा देता हूं ताकि आप ना डरे। dr का वैल्यू होगा v dt, v यानी v नॉट को कॉमन ले लेते हैं, cos qb बाई m t i t dt i प्लस साइन qb बाई m t dt j। v नॉट इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, कीजिए। अब लिमिट भरिए। जब t का वैल्यू 0 था, तो पोजीशन का वैल्यू 0 था। जब t का वैल्यू t था, तो पोजीशन का वैल्यू r था। अब इसमें कौन सी बड़ी भारी बात है, आप आराम से इसको ट्रीट करके लिख सकते हैं, r माइनस 0 बराबर v नॉट ब्रैकेट cos qb बाई एम टी। आप जानते हैं cos का साइन होता है, तो साइन qb बाई एम टी, डिवाइड लगाएंगे किससे, qb बाई एम से, ध्यान दीजिएगा। और इसको आप भरेंगे 0 से t में ले जाएंगे i डायरेक्शन में, प्लस फिर से साइन का होगा माइनस cos, तो माइनस cos qb बाई एम टी ब्रैकेट बाई qb बाई एम करना पड़ेगा और लिमिट देंगे 0 से t j में। अब ये जो है इसको आप ब्रेक कर लीजिए और ब्रेक करके पोजीशन का वैल्यू निकाल लीजिए। कहने का मतलब है कभी कभी सवाल जो आ जाते हैं ना, उसमें 2-4 ऑप्शन दिया रहता है कि भाई इसमें पोजीशन की कौन सी वैल्यू सही है, तो आप इसको ट्रीट कर लीजिएगा और ट्रीट करके पोजीशन बता दीजिएगा। तो हम लोगों ने ये सीखा कि अगर कोई चार्ज 90 डिग्री से मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो परपेंडिकुलर जाता है तो गोल पाथ पे घूमता है। गोल पाथ का रेडियस निकाल दिया हमने, वेलोसिटी देख ली, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वगैरह वगैरह चीजें देख ली, एक्सप्रेशन देख लिया। और क्या करना है इसमें, सिंपल है। अगला एक छोटा सा सवाल है यहां पे कि अगर वो परपेंडिकुलर नहीं गया तो, क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं हम लोग कोई भी चीज छोड़ नहीं रहे, हम लोग हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करते हुए चलेंगे। अगर if charge doesn't enter at 90 डिग्री, अगर चार्ज तिरछा गया तब क्या होगा, ध्यान दीजिए ये है मैग्नेटिक फील्ड। अगर चार्ज ऐसे गया, ऐसे, तो कुछ नहीं होगा। अगर चार्ज ऐसे गया तो कुछ नहीं होगा। अगर चार्ज ऐसे गया तो सर्कुलर मोशन विथ गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर चार्ज ऐसे गया भी से, ध्यान देना, तो आपके भी के 2 कंपोनेंट होंगे, एक ये और एक ये। इसको कहेंगे भी पैरेलल और इसको कहेंगे भी परपेंडिकुलर, जो भी आता हो, cos थीटा sin थीटा जैसे भी करके आप निकाल लीजिए। अब ठीक से देखिए, ये जो भी परपेंडिकुलर है ये बी की ओर है, इसलिए इस पर बी का असर नहीं पड़ेगा और ये कांस्टेंट बना रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन ये बी के परपेंडिकुलर है, इसलिए ये गोल घुमाएगा पार्टिकल को। तो पार्टिकल को गोल घुमाना है विथ टाइम बराबर 2 पाई एम बाई क्यू बी, विथ रेडियस विल बी इक्वल टू एम भी परपेंडिकुलर बाई क्यू बी। रेडियस निकालते समय सिर्फ ये कंपोनेंट यूज कीजिएगा। इतने रेडियस के साथ, इतने टाइम के साथ ये गोल घूमेगा और इस वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा। तो गोल भी घूमना है और आगे भी जाना है, तो आप कौन सा पाथ ले रहे हैं, आप देख सकते हैं ये एक स्पाइरल पाथ होगा। और स्पाइरल भी कैसा, जिसका पिच कांस्टेंट हो। पिच का मतलब क्या होता है, किसी भी 2 जो रोटेशन है उसके बीच के डिस्टेंस को आप पिच कहते हैं। चूंकि ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसलिए हर एक रोटेशन के बाद वो बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इसलिए जब ये जाएगा तो स्पाइरल विथ कांस्टेंट पिच होगा। आइए हम लोग उस पिच का वैल्यू निकाल लें। पिच का वैल्यू निकालना कौन सी भारी बात है, आपको तो मालूम है कि टाइम कितना लगता है, 2 पाई एम बाई क्यू बी टाइम है। इस टाइम में एक गोला घूमने में जो टाइम लगा, उतनी देर में
इस वेलोसिटी से आगे बढ़ना है। तो जाहिर है कि एक पिच यहां से यहां का डिस्टेंस होगा टाइम टेकन इनटू वेलोसिटी। तो टाइम ये रहा 2 पाई m बाई क्यू बी और वेलोसिटी के बदले v पैरेलल आप ले लीजिएगा। यही आपके पिच का फॉर्मूला है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में 90 से न घुसा, थोड़ा तिरछे गया, तो फिर वो स्पाइरल पाथ में चलता है और वो स्पाइरल पाथ कांस्टेंट पिच की होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये जो स्पाइरल पाथ है, ध्यान दीजिएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड घूमता है। ये स्पाइरल पाथ किसके चारों ओर घूम रहा है? मैग्नेटिक फील्ड के ओर। इसीलिए अगर चार्ज इस प्रकार का अगर कोई अपने मैग्नेटिक फील्ड लिया है, तो जब चार्ज घूमना चालू करेगा तो उस मैग्नेटिक फील्ड के चारों ओर घूमता चला जाएगा। मतलब कहने का मतलब है एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड इज गाइडिंग द चार्ज्ड पार्टिकल। मैग्नेटिक फील्ड गाइड करता है चार्ज पार्टिकल को कि भैया चार्ज तुम हमारे इर्द गिर्द घूमते घूमते उधर की ओर चलो। सो दिस मैग्नेटिक फील्ड हैज ए गाइडिंग प्रॉपर्टी। अब इस फैक्ट का जो उपयोग है, ये मैग्नेटिक फील्ड को एक्सिस बनाए रखने की जो क्वालिटी है, इसका जो यूज है 2-3 जगह पे। सबसे पहले तो हम लोग आप जानते हैं कि जो मैग्नेटिक पोल्स हैं, आपने सुना होगा इस जगह पे कि हमारी जो अर्थ है उस अर्थ में इधर एक मैग्नेटिक नॉर्थ होता है, ये नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है। और जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, देखिए ठीक से, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकल के साउथ की ओर आता है, नॉर्थ से निकल के साउथ की ओर आता है, फिर साउथ से नॉर्थ की ओर जाता है। ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज क्लोज लूप बनाते हैं। और इस तरह से ये लिफाफा जो है वो अर्थ के चारों ओर है। योर अर्थ इज वेरी वेरी सराउंडेड बाय एन एनवेलप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है। उल्टा हो गया लगता है, हाँ, नॉर्थ से आएगा फिर साउथ से नॉर्थ की ओर जाएगा पूरे में। अब क्या होता है कि बाहरी जो एटमॉस्फेयर है, बाहरी जो स्काई है, उसमें बहुत सारे स्टार्स हैं, कॉन्स्टिलेशंस हैं। स्टार्स मरते रहते हैं, जिंदा होते रहते हैं, चीजें टकराते रहती हैं, और जो डिब्रिस है, उसके टुकड़े हैं, चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, आयंस हैं, वो सारे पूरे जो आपका जो स्पेस है वो पूरा भटके हुए हैं, पूरा फैलते रहते हैं और चलते रहते हैं। उन्हीं में से सैकड़ों हजारों टन डिब्रिस रोज आपके अर्थ की ओर आता है। चार्ज्ड पार्टिकल्स खूब ज्यादा एनर्जी वाले वो हमारे अर्थ की ओर आते हैं। और जब वो ऐसा करते हैं तो ध्यान दीजिए, अगर यहां से आने वाला चार्ज्ड पार्टिकल पॉजिटिव है तो ये मैग्नेटिक फील्ड उसको ट्रैप करके और कहां भेज देता है? साउथ पोल पे। और अगर वो चार्ज्ड पार्टिकल निगेटिव है तो ये मैग्नेटिक फील्ड उसको ट्रैप करके कहां भेज देता है? मैग्नेटिक फील्ड के उल्टा पड़ता है ना वो उस पोल पे भेज देता है। पूरी दुनिया से चार्ज्ड पार्टिकल्स जमा होते हैं कहां पे? पोल पर। और जाके वहां पोल पर, और जब याद रखिए कि जब जाते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी में लॉस नहीं होता है। तो अपनी काइनेटिक एनर्जी लेके यहाँ पे पहुंचते हैं। पूरी दुनिया के चार्ज्ड पार्टिकल अगर इस एक जगह पे पहुंचेंगे तो आपस में टकराएंगे, कोलिजन करेंगे, इलास्टिक इनइलास्टिक कई प्रकार की चीजें होंगी, और उस कोलिजन के फलस्वरूप जो टकराते हैं ना, तो कुछ एनर्जी लूज करते हैं, और जो एनर्जी लूज करते हैं उसमें बहुत सारी लाइट और हीट के फॉर्म में होती है। हीट तो कम ही होता है लेकिन लाइट वहां पे खूब अच्छी होती है, इसको हम लोग ऑरोरा कहते हैं। तो लोग जो है ग्रीनलैंड और जो अन्य पोलर एरियाज हैं वहां पे जाते हैं उतनी ठंडी में, कंबल बिछा के, और जो है जो क्या कहते हैं उसको, स्लेज गाड़ी, और उस पर बैठे रहते हैं रात भर, ताकि वो देख सकें कि वहां पे आसमान में जो लाइटें आ रही हैं वो कितनी सुंदर दृश्य पैदा करती हैं। उसका कारण यही है कि आपकी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस तरह का होता है। और अगर अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, वो चार्ज्ड पार्टिकल सीधे आते और आपके सिर पे टकरा जाते, और हम लोग का जो सिविलाइजेशन है वो नहीं रहता। तो एनीवे ये चीज हम लोगों ने यहां पर पढ़ी, गाइडिंग प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। आइए हम लोग इससे संबंधित एक सवाल कर लें और इसके बाद वीडियो को खत्म कर दें। क्वेश्चन है कि हमने यहां पर एक सवाल बना रहे हैं। हमने यहां पर एक चार्ज्ड पार्टिकल बनाया, कुछ बनाया, यहां पे हमने चार्ज्ड पार्टिकल को बनाया, लेकिन जो यहां से चार्ज्ड पार्टिकल निकलते हैं इस तरह से, इस छेद से जो निकले वो थोड़ा सा डायरेक्शन उनका गड़बड़ हो गया, और बहुत सारे चार्ज पार्टिकल थोड़ा थोड़ा डेविएट हो गए। उनको आना है यहां, ध्यान दीजिएगा, टारगेट यहां है, डी डिस्टेंस दूर।
तो जो पार्टिकल यहां से सीधा चला है वो तो टारगेट पे चला जाएगा, लेकिन आप जानते हैं कि बहुत से पार्टिकल हैं जो डायरेक्शन उनका टेढ़ा हो चुका है, तो जाहिर है कि वो टारगेट पे नहीं जाके वो इधर निकल जाएंगे या वो इधर निकल जाएंगे। तो उन पार्टिकल्स को टारगेट पे लाने के लिए हमने सोचा कि इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने ये सोचा कि मैग्नेटिक फील्ड हैज ए डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, डायरेक्शन देता है। तो हमने यहां से यहां के बीच एक मैग्नेटिक फील्ड बिछा दिया, यहां से यहां हमने एक मैग्नेटिक फील्ड डाल दिया। ठीक से ध्यान दीजिए, ये मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होगा, किस कंडीशन में आपके ये चार्ज्ड पार्टिकल यहां पहुंचेंगे, तो ध्यान दीजिए। चलिए एक पार्टिकल पे गौर करते हैं, इस एक पार्टिकल पे भी। आप जानते हैं कि वो जो टेढ़ा पार्टिकल है उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर एक उधर। तो उधर साइड में होगा भी कॉस थीटा और इधर साइड में होगा भी साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा, टाइम पीरियड कितना होगा इसका एक रोटेशन का, तो ध्यान दीजिए कि भी साइन थीटा से गोल घूमेगा और भी कॉस थीटा से वो आगे बढ़ेगा और यहां पे ठक से मारना है आके। इसकी कंडीशन हमें देखनी है। तो टाइम पीरियड होगा 2πm/qb। इस टाइम में तो वेलोसिटी का कोई मतलब ही नहीं है, तो हमने टाइम निकाल दिया कि एक चक्कर का इतना टाइम होता है। इतने टाइम में ये चार्ज्ड पार्टिकल कितना आगे बढ़ेगा, तो पिच निकाल दीजिए। पिच हो गया 2πm/qb इंटू भी कॉस थीटा। ध्यान दीजिए, चूंकि ये हल्का फुल्का डेविएशन है तो करीब करीब आप थीटा को करीब करीब 0 मान सकते हैं। तो ऐसे में कॉस थीटा का वैल्यू थोड़ा मोड़ा 1 के आसपास ही होगा। सो 2πmv/qb इसको आप कह सकते हैं। फॉर स्मॉल थीटा दिस कॉस थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू v, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, सो दिस इज इक्वल टू v। करीब करीब हमने लिख दिया 2πmv। अब याद रखिए कि यहां पे टक्कर तो तभी होगी जब वो n टर्न्स मारेगा, एग्जैक्टली n टर्न्स। अगर n टर्न्स से कम बेसी हुआ तो वो टक्कर यहां पे नहीं लेगा। बात को समझ रहे हैं आप? एक टक्कर के बाद, एक चक्कर के बाद वो यहां आता है, फिर एक चक्कर के बाद इस लाइन को टच करता है, फिर एक चक्कर के बाद इस लाइन को टच करता है, यानी उसके n कंप्लीट टर्न्स होंगे तो टारगेट पे जाके वो टक्कर कर देगा। इसलिए आपका जो फॉर्मूला होगा d बराबर ये डिस्टेंस होगा n टाइम्स 2πmv/qb होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, जहां n का वैल्यू 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, तो आप इस बात को इंश्योर कर लेंगे कि छोटे मोटे डेविएटेड पार्टिकल्स घूमते फिरते गोल घूमते आपके टारगेट पे आके हिट कर दें। इससे आप ज्यादा पार्टिकल्स को टारगेट पे ला सकते हैं। तो इस तरह से एक मैग्नेटिक कंसंट्रेटर टाइप का बन जाता है, जो न्यूक्लियर फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स में इस तरह के सिस्टम्स बहुत वाइडली यूज किए जाते हैं। तो एनीवे वीडियो तो हाँ ठीक है, 52 मिनट का वीडियो है, लंबा चौड़ा हो गया है। ये चैप्टर ही कंसेप्चुअल है, इसमें हम लोग कंसेप्ट को काट नहीं सकते, जितना डिस्कशन चलता है उसको चलते रहने दीजिए। तो हम लोगों ने आज मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर पढ़ा कि चार्ज पर, मूविंग चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से असर डालता है, कब गोल घूमना है, कब स्पाइरल बनना है, कब कुछ नहीं होगा, और किस प्रकार से हम चीजों के एक्सप्रेशंस को लिखें, उसको हम लोगों ने सीखा। अगली बार हम लोग इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। तो जब तक अगला वीडियो नहीं बनता है वेट कीजिए, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद।